टीचिंग एप्टीट्यूड का यह दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसके पहले के सारे जितने भी टॉपिक हैं सबको पहले वीडियो में कवर किया जा चुका है। सेकंड वीडियो में शिक्षण अधिगम की परिभाषा और विशेषता से कवर किया जाएगा। जैसा कि स्मिथ महोदय ने क्या कहते हैं कि स्मिथ महोदय के अनुसार करें कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इनका कहना है कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से कहा गया कि विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो आइए अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अधिगम की विशेषताओं के अंतर्गत अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जो अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। दूसरा है अधिगम का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना होता है। तीसरा होता है अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। अगला होता है अधिगम अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम कैसा होता है, अधिगम अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम वातावरण जनित होता है। अधिगम का अर्थ यह भी माना जा सकता है कि यह समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करता है। अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगर पूछा जाए अधिगम कब तक चलती रहती है, तो अधिगम जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक व्यक्ति जीता रहता है, जब तक उसका जीवन रहता है, तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इसी से अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। अगर किसी को व्यक्ति को ज्ञान है, किस चीज़ को समझने का उसके पास समझने की क्षमता है, शक्ति है, तभी उसे अधिगम से उसको समझ पाना संभव है, अन्यथा नहीं। अधिगम क्या है, करें कि अगला है अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से क्या होती है, आवश्यकताओं से जागृत होती है। अगला है अधिगम यूनिवर्सल होता है। अधिगम कैसा होता है, अधिगम सार्वजनिक होता है। अधिगम जो है यूनिवर्सल होता है। अगला जो है अधिगम प्रक्रिया में क्या करें कि अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना, ये प्रक्रियाएं अधिगम को शक्तिशाली बनाने में सहायक होती हैं। अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है। बार बार पूछा जाता है अधिगम कैसी प्रक्रिया है, अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए इसका सृजन कुछ प्रमुख अवधारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। कुछ विद्वान इसे प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं मानते। इस तरह से अधिगम हो गया। अब आइए देखते हैं नव शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। नव शिक्षार्थियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो नव शिक्षार्थियों को विभिन्न आधारों पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया नव शिक्षार्थियों को, तो नव शिक्षार्थियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। शिक्षार्थियों को पहला में किस आधार पर बांटा गया, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषता के आधार पर। करें कि शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। शास्त्रों के अनुसार जीवन को कितने भागों में बांटा गया, तो शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। तो इस तरह से जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में मदद करते हैं, जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए क्या है, प्रासंगिक है। इस तरह से करें कि सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जाता है।
अवस्था और परिपक्वता के स्तर पर, विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा, यांत्रिक निपुणता, विभिन्न पर्यावरण और परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। अब इसी में वयस्क और युवा शिक्षार्थी में डिफरेंस दिया गया है कि वयस्क और युवा शिक्षार्थी में क्या अंतर होता है। जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं ये 18 वर्ष से ऊपर, और जो युवा शिक्षार्थी होते हैं ये 12 वर्ष। तो वयस्क शिक्षार्थी में समस्या केंद्रित होती है, इनकी जो पढ़ाई होती है वयस्क की वो समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, और युवा की क्या होती है, युवा में विषय केंद्रित होती है, विषय के प्रति सचेत रहते हैं। वयस्क में क्या होती है, परिणाम उन्मुख, वयस्क परिणाम की तरफ उन्मुख होते हैं, परिणाम की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। और युवा शिक्षार्थी ये परिणाम की तरफ उन्मुख न होकर इनका भविष्य की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है कि भविष्य कैसा होगा। वयस्क क्या होता है, वयस्क आत्मनिर्देशित होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जबकि युवा क्या है, युवा दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। वयस्क नई जानकारी के बारे में संदेहबाजी होना होता है, वयस्क शिक्षार्थी नई जानकारी के बारे में इनमें संदेहबाजी होता है, जबकि युवा शिक्षार्थी में नई जानकारी को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ये क्योंकि ये उनके प्रति उन्मुख नहीं होते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं होती इसलिए उसको आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि युवा उसको आसानी से स्वीकार नहीं करते, उसके संबंध में तर्क वितर्क करते हैं, आखिर ये है ऐसा है तो क्यों है। और वयस्क शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद युवा शिक्षार्थी अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं। अब आइए चलते हैं अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। इसमें नव शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली में अंतर बताया गया कि इन दोनों में क्या क्या होता है। जैसे नव शिक्षार्थियों के प्रकार में नव शिक्षार्थी जो है दृश्य संबंधी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, श्रवण संबंधी, सहज ज्ञान संबंधी, आगमनात्मक संबंधी, निगमनात्मक संबंधी। और प्रभावी अधिगम शैली के अंतर्गत क्या ज़्यादा माना जाता है, तो प्रभावी अधिगम शैली के अंतर्गत चित्र और प्रदर्शन शैली, ध्वनि और शब्द शैली, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति, तथ्यों से अवधारणा विकसित करना, तथ्यों से क्या, तथ्यों से अवधारणा विकसित करना, अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना। यह क्या है, यह नव शिक्षित के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली के कारण बताए गए। अगला जो है छठा है, नव शिक्षार्थियों के प्रकार में सक्रियता होती है, चिंतनशील होते हैं, क्रमिक होती है, वैश्विक स्तर पर होती है। और प्रभावी अधिगम शैली के अंतर्गत भौतिक गतिविधि होती है, विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण होता है, संबंधित चरणों की श्रृंखला होती है, समग्र दृष्टिकोण होता है। अब श्रवण के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो श्रवण के आधार पर किया गया, तो श्रवण के आधार पर 4 प्रकार का जो महत्वपूर्ण कौशल शैली है। श्रवण क्या होता है, श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल शैली है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। अगर पूछा जाए श्रवण शैली कितने प्रकार की होती है, श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। पहला क्या है, पहला सक्रिय श्रवण शैली, पहला क्या है, पहला है सक्रिय श्रवण शैली। दूसरा है सहानुभूत श्रवण है। तीसरा है मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण है। चौथा है सराहनात्मक श्रवण। तो इस तरह से श्रवण शैली कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, सक्रिय श्रवण, सहानुभूत श्रवण, मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण और सराहनात्मक श्रवण। अब आगे चलते हैं, विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, विद्यार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है जिनका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। पहला है चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर। तो चिंतनशील विचारक में क्या होता है, चिंतनशील विचारक के अंतर्गत यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। चिंतनशील विचारक में क्या होता है, चिंतनशील विचारक में यह सदैव क्या करते हैं, तो यह सदैव
विषय वस्तु के संबंध में क्या, यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। दूसरा है, यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की क्या करते हैं, संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। यह सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश होता है। अब आते हैं रचनात्मक विचारण, क्रिएटिव थिंकर। रचनात्मक विचारण नई जानकारी के साथ साथ कीड़ा भाव, टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन से संबंधित होती है। इनमें तर्क जानने का प्रयास होता है। इनमें समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा होती है। इनमें आत्ममार्गी समाधान में भी विश्वास होता है, या ये आत्ममार्गी समाधान में भी विश्वास रखते हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं व्यवहारिक विचारण। व्यवहारिक विचारण प्रिंसिपल थिंकर की बात करें तो व्यवहारिक विचारण के अंतर्गत सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश होती है। अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करते हैं। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। अब आते हैं वैचारिक विचारक की बात करते हैं। वैचारिक विचारक के अंतर्गत उनके मन में पहले से ही एक विचार बना लेते हैं कि ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करना है, बल्कि इसके प्रति कोई बड़ी तस्वीर बना लेते हैं कि इसको किस तरह से स्वीकार करना है। इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता है। वे कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। वैकल्पिक विचारक या वैचारिक विचारक के अंतर्गत अब आते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण को 5E के नाम से भी जाना जाता है। इसे 5E कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसे 5E भी कहते हैं। कारण कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव हैं, जिसको 5E दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे 5E दृष्टिकोण किसे कहते हैं, तो रचनावादी में 5E दृष्टिकोण पहला है संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को 5E दृष्टिकोण कहते हैं। फिर से देखिए, संलग्न है, अन्वेषण है, व्याख्या है, विस्तार है, मूल्यांकन है। इसी को 5E विश्लेषण कहा जाता है। अब आते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। हमेशा पूछा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। कारण कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल दोनों, ध्यान देना है, शिक्षण कला और कौशल दोनों है। शिक्षण विज्ञान भी है, शिक्षण कला भी है। अगर कहीं पूछा जाए शिक्षण सिर्फ कला है तो नहीं, शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। तो इस का अभिग्रहण इस कई कारणों पर निर्भर करता है, जिसका नीचे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया। पहला के शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत क्या क्या है, तो कारण कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत शिक्षण की शैक्षिक योग्यता होती है। शिक्षक की क्या होती है, कारण कि शिक्षक की शैक्षिक योग्यता होती है प्रभावित करने वाले कारक में। दूसरा है शिक्षण कौशल। दूसरा क्या है, दूसरा है शिक्षण कौशल। तीसरा है शिक्षक का अनुभव। चौथा है कक्षा का वातावरण। पांचवा है आर्थिक कारण। पांचवा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। और छठा है शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ। शिक्षण संस्थाओं की क्या प्रशासनिक नीतियाँ, ये क्या है, ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सातवां है विषय वस्तु। आठवां है समाज व माता पिता की अपेक्षाएं। इस तरह से शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब आइए शिक्षण कौशल की बात करते हैं। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं शिक्षक को सदा अध्यापनशील रहना चाहिए। किसका कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब शिक्षण के कौशल को देखते हैं। टीचिंग टेक्निकल को देखते हैं।
करें कि शिक्षण कौशल को देखते हैं। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत करें कि शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में इसके प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षण कौशल पर बल दिया गया। तो शिक्षण कौशल क्या क्या है? शिक्षण कौशल में है लिखित शिक्षण उद्देश्य होते हैं। शिक्षण कौशल में शिक्षण सामग्री का आयोजन करना होता है, पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना होता है, पाठ का परिचय देना होता है, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना होता है, प्रश्नों का सही विवरण करना होता है, वितरण करना होता है, प्रतिपुष्टि प्रबंधन होता है, व्याख्या करना होता है, उदाहरण सहित व्याख्या करना होता है। ये क्या है? शिक्षण कौशल के, ये जो शिक्षण कौशल के आधार हैं। उसके बाद उदाहरण सहित व्याख्या करना होता है, शिक्षण सहायता सामग्री का उपयोग करना होता है, कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट का उपयोग करना, पाठ का समापन करना, सुपुर्द नियत कार्य करना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सिखाने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय करना, और कक्षा का प्रबंधन करना। कक्षा का क्या करना? कक्षा का प्रबंधन करना। अब शिक्षण विधियां देख लेते हैं। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनको आपको जानना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन शिक्षण विधियां है कौन नहीं है। तो इस तरह से इग्नासियो एस्टेडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक क्या करेगा? पढ़ाए जाने वाले ढंग से नहीं समझ पाता तो शिक्षक क्या करेगा? तो शिक्षक के द्वारा जो कि चाहिए कि वह शिक्षण के लिए सभी विधियों को क्या करे? शिक्षण के लिए जितनी भी विधियां उसके पास हैं उन सभी विधियों को अपनाए। शिक्षार्थी क्या करे? शिक्षक क्या करे? अगर शिक्षक विद्यार्थी को नहीं समझा पा रहा है तो शिक्षक के पास जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों के माध्यम से वह शिक्षार्थी को समझाए। तो शिक्षण विधियों की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां दी गई हैं। पहले इनके बारे में देख लेते हैं, शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। जैसा कि शिक्षक केंद्रित विधियां, मिश्रित रणनीति, छात्र केंद्रित विधियां। इन विधियों में पूछा जाता है कौन शिक्षक केंद्रित है, कौन अर्थात मिश्रित रणनीति है, कौन छात्र केंद्रित है। तो इनको थोड़ा ध्यान देना है, ये पूछा जाता है। तो व्याख्यान देना क्या है? व्याख्यान देना शिक्षक केंद्रित है। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, यह भी शिक्षक है। समूह शिक्षण, यह भी शिक्षक केंद्रित है। उसके बाद समूह परिचर्चा ग्रुप डिस्कशन, यह मिश्रित रणनीति है। संगोष्ठी सेमिनार, यह भी मिश्रित रणनीति है। पैनल चर्चा, यह भी मिश्रित रणनीति है। उसके बाद सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांतरित कार्य, यह क्या है? छात्र केंद्रित है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यह भी छात्र केंद्रित है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यह भी छात्र केंद्रित है। यह भी क्या है? छात्र केंद्रित है। इस तरह से आगे देखते हैं, यह भी क्या है? यह भी छात्र केंद्रित है। टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुति क्या है? करें कि टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुति, यह भी टीचर सेंटर्ड है। समीक्षा विधि, यह भी टीचर सेंटर्ड है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, यह भी टीचर सेंटर्ड है। झंझावती विधि, मस्तिष्क झंझावती, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यह इम्पॉर्टेंट है। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? करें कि यह ब्रेन स्टॉर्मिंग, यह जो है मिक्स्ड स्ट्रेटजी पे है, मिश्रित टीचिंग व्यवस्था पे है। परियोजना विधि, यह भी मिश्रित पे है। ट्यूटोरियल, यह भी मिश्रित पे है। केस स्टडी प्रकरण, यह भी मिश्रित स्ट्रेटजी पे है। पात्र अभिनय रोल प्ले, यह भी स्ट्रेटजी मिश्रित पर है। और डेमोनिस्ट्रेशन प्रदर्शन विधि, यह भी जो है आपका मिश्रित स्ट्रेटजी पे है। उसके बाद आते हैं परस्पर संवाद वीडियो, यह जो है टीचर सेंटर्ड न होकर स्टूडेंट सेंटर्ड है। मुक्त अधिगम, यह भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। सतत अनुकरण स्टूडेंट सेंटर्ड है। अनुमानी विधि, यह भी स्टूडेंट सेंटर्ड है।
ऐतिहासिक खोज विधि, यह भी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। अब आते हैं बड़े समूह शिक्षण की विधियों में क्या होता है। तो जो बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड है, इसमें व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि के अंतर्गत टीचर आता है क्लास में, व्याख्या करते हैं, किसी भी सब टॉपिक को उठाकर उसको छात्रों के बीच उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद चले जाते हैं। इसमें छात्र क्या है, छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में उसको सुनते रहते हैं। छात्र की इसमें सक्रिय भागिता नहीं होती है। इस व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पहली, तैयारी होना चाहिए, संस्तुति होना चाहिए, प्रस्तुति होना चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। व्याख्यान विधि के अगर लाभ पूछा जाए, व्याख्यान विधि के लाभ क्या हैं, तो व्याख्यान विधि के निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होती है। इस विधि के द्वारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस विधि में हमें क्या करें कि इस विधि में हमें समय और उपलब्ध कारणों के उपयोग में लचीलापन मिल जाता है। छात्र व्याख्यान को सुनकर इसके नोट्स बना लेते हैं। यह क्या है, व्याख्यान विधि के लाभ हैं। क्या है, शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त, आकर्षक होती है। कम समय में ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर किया जा सकता है। यह सीखने के लिए प्रेरणादायक होती है। विधि से हमें समय और उपलब्ध कारणों के प्रयोग में लचीलापन मिल जाता है और छात्र व्याख्यान को सुनकर नोट्स बना लेते हैं। और इसकी व्याख्यान की सीमाएं क्या हैं। व्याख्यान की विधि की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इसमें छात्र निष्क्रिय होता है, कि छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होता है, केवल सुनता है। और इसमें शिक्षण दो तरफा न होकर सिर्फ एक तरफा होता है। शिक्षक को दो तरफा संचार का प्रयास करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ताकि स्टूडेंट भी क्लास में एक्टिव रहे। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। तो इसमें जो सीमाएं हैं, छात्र निष्क्रिय होता है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि दो तरफा कम्युनिकेशन का प्रयास करे। यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास पर आधारित होती है। यह विधि किस पर आधारित होती है, कारण कि यह विधि सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण होती है, क्योंकि क्लास में जब लेक्चर दिया जाता है तो विद्यार्थी नीरस होकर वो किसी अन्य कार्य में लिप्त हो जाते हैं या वो नींद में मस्त हो जाते हैं। इसलिए नीरस होती है, तनावपूर्ण होती है और ये निष्क्रिय श्रोता के रूप में स्टूडेंट रहते हैं। अब आइए देखते हैं व्याख्यान विधि में व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। कारण कि प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे छोटे शिक्षण की विशेष विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित व्याख्यान शिक्षण विधि से क्या किया जाए, कारण कि अगर इसको व्याख्यान और प्रयोग विधि देख रहे थे कि जैसे व्याख्यान एवं प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, इसमें प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से क्या किया जाए, विधि से अधर मिश्रित कर दिया जाए, मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षण व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के माध्यम से क्या करें, प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे कि छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कारण कि समूह शिक्षण क्या है, कारण कि समूह शिक्षण होता है टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण का तात्पर्य होता है कि शिक्षक एक विषय को या एक से अधिक विषय को समूह के माध्यम से एक ग्रुप बनाकर पढ़ाते हैं। एक पीरियड में एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरे पीरियड में दूसरा टीचर पढ़ाएगा, इसी को समूह शिक्षण पद्धति कहते हैं। अगला है समूह शिक्षण पद्धति के लाभ क्या होते हैं। तो जो समूह शिक्षण पद्धति के लाभ हैं, इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकी और उपकरणों का अनुकूल प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। कारण कि समूह शिक्षण की सीमाएं क्या हैं, तो जो समूह शिक्षण की सीमाएं हैं, समूह शिक्षण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इस विधि द्वारा क्या करें कि इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है।
यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं हो पाती या उपयोगी नहीं हो पाती। इस विधि में क्या करें कि इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती। समूह शिक्षण विधि की ये सीमाएं हैं। अगला देखते हैं, करें कि सूक्ष्म शिक्षण क्या, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। करें कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में टीचिंग नहीं है, इसको ध्यान देना है। पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग है या नहीं, तो सूक्ष्म शिक्षण यह माइक्रो टीचिंग यह शिक्षण नहीं है, ये शिक्षण की विधि नहीं बल्कि यह प्रशिक्षण की विधि, ट्रेनिंग की विधि है। इसके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्यतः कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराना, पाठ्य वस्तु को एक ही संप्रत्यय तक ही सीमित रखना, कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या को घटाकर 5 से 10 के बीच रखना, पाठ में कालांश को 5 से 10 मिनट के बीच सीमित करना। यह क्या होती है, ये कक्षा सूक्ष्म टीचिंग, ये कक्षा को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, उसी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है शिक्षकों को। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, सूक्ष्म शिक्षण को क्या करें कि सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतः शिक्षण कला के अभ्यास में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों का शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है, ट्रेनिंग टेक्निकल है। करें कि अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। यह शिक्षण तकनीक नहीं है बल्कि यह क्या है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण तकनीक है। करें कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए काफ़ी सहायक होती है। तो यह क्या है, माइक्रो टीचिंग है। अब इस तरह से देखते हैं टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुति क्या है, आज के इस वर्तमान युग में, मीडिया के युग में, मोबाइल या टेलीफोन के युग में अक्सर जितनी भी पढ़ाई हो रही सब वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो जो वीडियो और टेलीविज़न प्रस्तुति है उसी पर चर्चा किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो और ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षक को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये ऑनलाइन प्रस्तुति के माध्यम से देख रहे हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि टेलीविज़न के लाभ क्या हैं। टेलीविज़न में वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधि वयस्क शिक्षार्थी के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। यह चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड मॉडल, नमूना आदि के पूरक होते हैं। कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। यह विधि क्या करें कि यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से क्या होती है, उपयोगी मानी जाती है। करें टेलीविज़न की सीमाओं के बारे में बात किया गया कि टेलीविज़न की सीमाएं क्या होती हैं। तो इस विधि में द्विमार्गी संदेशवाहक की संभावना कम होती है क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन टेलीविज़न के माध्यम से नहीं हो पाता। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी बात तो आप तक पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी बात हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, केवल वन वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि टेलीविज़न की सीमाओं के अंतर्गत कह रहा है कि द्विमार्गी संदेशवाहक में संभावना टू वे कम्युनिकेशन की कम होती है, केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को क्या करते हैं, तो इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में क्या होती, कठिनाई होती है। अगला देखते हैं, समीक्षा नीति, रिव्यू स्ट्रेटजी के अंतर्गत कहा गया है कि व्याख्यान नीति, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सब के पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया गया है। इसको किसका नाम दिया गया, समीक्षा नीति का। अब आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, क्वेश्चन आंसर्ड मेथड क्या है, करें कि क्वेश्चन आंसर्ड मेथड, इस विधि को सुकराती विधि कहते हैं। अगर पूछा जाए सुकराती विधि, सुकराती विधि किसे कहते हैं, करें कि सुकराती विधि प्रश्नोत्तर
शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती विधि कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस विधि को क्या कहते हैं? सुकराती विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकराती विधि कहा जाता है। तो इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन करने के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। यह छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? उपयोगी होती है। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। अब है लघु समूह शिक्षण की विधियां। लघु समूह शिक्षण की विधियां क्या? स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड के अंतर्गत समूह परिचर्चा, जैसे ग्रुप डिस्कशन आता है। कई लोग एक स्थान बैठकर ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन का जो लाभ होता है, ग्रुप डिस्कशन के लाभ में समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। इसमें प्रशिक्षुओं ट्रेनी की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों तथा राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। यह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयोगी होती है। समूह चर्चा की जो सीमाएं होती हैं वह क्या है? समूह चर्चा की सीमाओं में यह समूह चर्चा व्यवस्थित न हो तो इसमें बहुत समय व्यय हो जाता है, अर्थात समूह चर्चा को व्यवस्थित होना चाहिए। अगर व्यवस्थित नहीं तो समय ज़्यादा लगने की उम्मीद होती है। और इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व की संभावना होती है। इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है। संगोष्ठी देखते हैं। संगोष्ठी क्या? संगोष्ठी समूह चर्चा का एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण क्या क्या हैं? तो सेमिनार का जो मुख्य चरण, सबसे पहले पेपर की तैयारी करना। जब तैयारी होगी तब उसकी प्रस्तुति होगी। प्रस्तुति के बाद उस पर चर्चा होती है। संगोष्ठी के लाभ क्या होते हैं? तो संगोष्ठी के निम्नलिखित लाभ हैं। इस विधि में क्या होता है? करें कि इस विधि में सहभागियों के प्रति कौशल का विकास होता है। इस विधि में क्या करें कि इस विधि में सहभागियों के प्रति कौशल का विकास होता है। यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। यह विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में अवसर प्रदान करता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। मस्तिष्क झंझावती या विपोल विधि या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इसे विचार मंथन कहते हैं। करें कि इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। यह रचनात्मक समूह का कार्य होता है। इसमें समूह के सदस्य किसी विषय समस्या पर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, जिसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की। मस्तिष्क झंझावती के लाभ की बात करें कि मस्तिष्क झंझावती के निम्नलिखित लाभ हैं। यह विधि क्या करें कि यह विधि रचनात्मक को प्रोत्साहित करती है। यह शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मानसिक विकास पारस्परिक विचार विमर्श ही हो सकता है। यह विधि कम खर्चीली होती है। यह विधि कैसी है? यह विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि इसे तैयार करने की विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क झंझावती विधि की सीमाएं क्या है? मस्तिष्क झंझावती विधि की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है। यह विधि उन प्रशिक्षुओं के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के लिए अनुत्सुक होते हैं। हिस्टोरिकल या ट्यूटोरियल या अनुशिक्षण विधि की बात करें तो संरक्षण विधि के द्वारा छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यानात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को उलझाना आदि इसके अंतर्गत। करें कि हिस्टोरिकल या ट्यूटोरियल या अनुरक्षण विधि
विभिन्न रूपों में हो सकती है। किस रूप में? विभिन्न रूप में हो सकती है, जैसे निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण यानी निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण, सामूहिक अनुशिक्षण, प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। कारण कि अनुशिक्षण विधि के लाभ क्या है, अर्थात ट्यूटोरियल विधि के लाभ क्या है? तो ट्यूटोरियल विधि के लाभ हैं, यह छात्रों द्वारा क्या करें कि यह छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। यह विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या हैं? अनुरक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? तो यह प्रशिक्षुओं को परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस विधि में शिक्षण समय लग सकता है। व्यष्टि और क्या है? कारण कि व्यष्टि या केस अध्ययन होता है। अगला जो प्रकार है शिक्षण का, व्यष्टि या केस अध्ययन होता है। उसके बाद पात्र होता है, प्रदर्शन विधि होती है। उसके बाद आपका प्रदर्शन विधि के लाभ है। प्रदर्शन विधि के लाभ के अंतर्गत यह विधि वस्तुओं और विचारों या सामग्री को समझाने में प्रभावी होती है। इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक या भावनात्मक और मनोप्रेरणात्मक ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। क्या होती है? उपयोग। मुक्त अधिगम की अगर हम बात करें कि ओपन लर्निंग, करें कि यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास, यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। मुक्त लर्निंग में कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मुक्त अधिगम के लाभ क्या होते हैं? करें कि मुक्त अधिगम के लाभ, इसमें विधि शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। मुक्त अधिगम की सीमाएं क्या हैं? करें कि मुक्त अधिगम की सीमाओं में जैसे यह विधि भावनात्मक शिक्षण उद्देश्य और मनोप्रेरक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद है सतत अनुकरण है। क्या है? सतत अनुकरण है। उसके बाद है अनुमानी या हिस्टोरिकल विधि। अनुमानी या हिस्टोरिकल विधि की खोज प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से, इसका प्रतिपादक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से संबंधित से खोज विधि या अन्वेषण विधि कहते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। इसके लाभ क्या है? यह विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। और इसकी सीमा क्या है? इस विधि में वास्तविक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। तो शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षक सहायक सामग्री में निम्नलिखित सामग्रियाँ आती हैं, जैसे तकनीकी के आधार पर देखा जाए तो तकनीकी के आधार पर सॉफ्टवेयर में चित्र, ग्राफ, सॉफ्टवेयर, पुस्तक, मानचित्र इत्यादि आता है। हार्डवेयर में देखा जाए तो रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डर, प्लेयर, एपीडिया स्कोप, ये बार बार पूछा जाता है, एपीडिया स्कोप, प्रोजेक्टर इत्यादि आते हैं। तो एपीडिया स्कोप क्या है? यह हार्डवेयर है। अब देखते हैं शिक्षण सामग्री की चार्ट यहाँ पे दिया गया है। शिक्षण सामग्री जैसा कि एक श्रव्य साधन के रूप में होता है, दृश्य साधन के रूप में होता है, श्रव्य दृश्य साधन दोनों के रूप में होता है। श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या लिंगुआफोन, ये श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य साधन के अंतर्गत चार्ट आता है, मानचित्र आता है, प्रतिमान, फिल्म टिप्स, प्रोजेक्टर, ग्राफ्स, चित्र रेखांकित, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश कार्ड्स आते हैं। श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत चलचित्र, सिनेमा, समाचार, टेलीविज़न, श्यामपट्ट, वास्तविक पदार्थ और संवाद सामग्री आती है। इस तरह से श्रव्य साधन हो गए। जैसे श्रव्य साधन के अंतर्गत रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन हो गया, आपका स्लाइड शो हो गया, प्रतिमान हो गया, उसके बाद आपका फिल्म्स, प्रिंट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए। अब आते हैं मन मानचित्र, माइंड मैपिंग क्या होता है? करें कि मन मानचित्रण, माइंड मैपिंग, मन मानचित्रण को शिक्षण की एक विधि के रूप में 1960 में
कब 1960 में मन मानचित्रण को शिक्षण की एक विधि के रूप में टोनी बुचान द्वारा विकसित किया गया। यह मन मानचित्र किसी कार्य विशेष, केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं या तर्कों को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाता है। इसमें शिक्षार्थी के मन में सरलीकरण छवि बन जाती है। संक्षेप में कहें तो मन मानचित्रण किसी विषय वस्तु का चित्रणात्मक वर्णन करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ग्राफ के माध्यम से किसी व्यक्ति को जब कोई चीज़ समझाया जाता है तो उसके मन में उस चित्र का, मैप का चित्रण बन जाता है। उसी को मन मानचित्रण कहते हैं। इसकी खोज, इसको विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है टोनी बुचान को दिया जाता है 1960 में। शिक्षण विधि के अंतर्गत सहायक सामग्री से संबंधित डेल का अनुभव त्रिकोण देखते हैं। जिसे डेल का अनुभव त्रिकोण क्या है, करें कि डेल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यह 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित किया गया था। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके अनुसार क्या करें कि इसके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है। इसको त्रिकोण के शीर्षक पर रखा गया है, दर्शाया गया है। जैसे हम त्रिकोण से नीचे की ओर जाते हैं, छात्रों का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो जाती है। इसे करके सीखने, अनुभवात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। करें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदक अंग होते हैं उतना ग्रहण उतना ही अधिक होता है। इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में भी सहायता मिलती है। आइए आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत डेल त्रिकोण का जो ग्राफ बनाया गया है वह क्या है। जैसे कि डेल त्रिकोण का ये ग्राफ है। इसमें कहा गया है कि जो केवल किसी शब्द को पढ़ते हैं वह केवल उसका 10% ही सीख पाते हैं, और अगर व्याख्यान सुना जाता है तो व्याख्यान सुनने वाला व्यक्ति 20%, और अगर चित्र देखा जा रहा है तो चित्र देखने से 30%, और अगर चित्र देखा जा रहा है और सुना जा रहा है तो 50%, और अगर उसमें अभिनय पात्र किया जा रहा है, अगर कहते हुए उसको किया जा रहा है तो 70%, और अगर प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव से वह जो किया जा रहा है डायरेक्ट कर रहे हैं अपने तर्क विकर्क से, उसमें वो 90% व्यक्ति सीखते हैं। मूल्यांकन का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मीनिंग ऑफ क्या करें कि मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन करें कि चेतना अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षणिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित व अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक एवं निर्माणात्मक प्रक्रिया भी माना जाता है। उसके बाद करें कि टोरोंसो एवं एडरसन के अनुसार क्या करें कि के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के संबंध का निर्धारण किया जाता है। किसी प्रक्रिया या वस्तु के प्रक्रिया वस्तु के संबंध का क्या किया जाता है, संबंध का निर्धारण किया जाता है। करें कि अगला जो है करें शिक्षा मूल्यांकन में परस्पर भिन्नता होती है। आगे देखिए इसमें मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं क्या हैं, तो वांछनीय विशेषताएं व्यापकता है, निरंतरता है। उसके बाद अगर मूल्यांकन के लाभ देखा जाए तो मूल्यांकन के निम्नलिखित लाभ हैं। करें कि मूल्यांकन परिणामों के क्या होता है, मूल्यांकन परिणामों के संक्षिप्तीकरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। इससे भविष्य में शिक्षण प्रणाली के लिए किए जाने के सुधार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं। मूल्यांकन के निम्नलिखित मुख्य लाभ होते हैं। कौन कौन से? करें कि मूल्यांकन से छात्रों की शक्ति और कमजोरियों का आकलन
किया जाता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सही मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। अगला है कि इससे छात्रों को और प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ इस बात का एहसास मात्र ही आपका मूल्यांकन किया जा रहा है या किया जा सकता है आपको और परिश्रमिक बनाने के लिए प्रेरणा करता है, जिससे विद्यार्थी को सहजता प्रदान होती है और विद्यार्थी तैयारी करने के लिए सहज रहता है। यह छात्रहित में सुगम योजना बनाने के लिए सहायक होती है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाता है। परीक्षाओं के नतीजों में अंतर स्थापित करने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। करें कि इसमें क्या होता है, इससे चयन, वर्गीकरण, पदोन्नति, नियुक्ति जैसे निर्णय आदि व्यावसायिक ढंग से किए जाते हैं। इसमें माता पिता को भी अपने अभिभावकों की शिक्षा के प्रति प्रगति का भी नियमित रूप से पता चलता रहता है। मूल्यांकन तकनीकी का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसमें मूल्यांकन तकनीकी का जो वर्गीकरण किया गया है वह निम्नलिखित आधार पर किया गया। वह कैसे किया गया? करें कि मूल्यांकन तकनीकी का जो वर्गीकरण किया गया वो निम्नलिखित आधार पर किया गया। जैसे मूल्यांकन को प्रशिक्षण विधि का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इसे एक शिक्षार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। यह एक अच्छी तरह मूल्यांकन विधि वही है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में क्या करे? सहायता करे। करें कि इसे मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल्यांकन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो मूल्यांकन को गुणात्मक और वर्गीकरण के रूप में बांटा जाता है। गुणात्मक और मात्रात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वर्गीकरण के बाद देखते हैं परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी की बात करें। परिमाणात्मक की बात करें तो परिमाणात्मक के अंतर्गत जैसे लिखित परीक्षा आती है, मौखिक परीक्षा आती है। परिमाणात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है? परिमाणात्मक के अंतर्गत लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा आती है, व्यवहारिक परीक्षा आती है। और गुणात्मक के अंतर्गत अगर हम देखें तो गुणात्मक के अंतर्गत साक्षात्कार और अवलोकन आता है, जांच सूची आती है, कम निर्धारण पैमाना आता है, संचित रिकॉर्ड आता है। उसके बाद करें कि निर्देशों के सोपान के आधार मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं। करें कि मूल्यांकन के अगर प्रकार की बात करें तो मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं: स्थानक, प्रारंभिक, निदान और योगात्मक। मूल्यांकन के कितने प्रकार? मूल्यांकन के 4 प्रकार। फिर से रिपीट करिए। स्थानक मूल्यांकन होता है और नैदानिकी होता है, निर्णयात्मक होता है। उसके बाद जो स्थानक मूल्यांकन होता है यह प्रवेश की परीक्षा से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थानक मूल्यांकन के उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है। इसी उद्देश्य के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। जो स्थानक मूल्यांकन होता है जब किसी इंट्रेंस के माध्यम से इंट्रेंस दिलाया जाता है किसी एग्ज़ाम का, किसी प्रवेश में लेने के लिए किसी विषय में या किसी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जाना जाए कि विद्यार्थी को कितना चीज़ें आ रही है, वह कितनी योग्यता रखता है। इसी को स्थानिक मूल्यांकन कहते हैं। निर्णयात्मक मूल्यांकन की बात करें निर्णयात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन करें कि निर्णयात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति कर रही हैं तो यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूल्यांकन के द्वारा छात्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है कि छात्र कितना पढ़ाई में सफल रहा, कितना असफल रहा। उसी का मूल्यांकन करने के लिए निर्णयात्मक प्रक्रिया या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। बीच में पढ़ाई के दौरान पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। उसके बाद आता है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? करें कि नैदानिक मूल्यांकन
इसके अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है। नैदानिक मूल्यांकन इसमें एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है। इसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होता है। उसके बाद जो अंत में अंतिम मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं। इसका प्रतिपादक कौन था? जैसे प्राथमिक शिक्षा का प्रतिपादक कौन है? प्राथमिक शिक्षा के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। प्राकृतिक वातावरण से सीखना और प्रकृति से सीखना रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। समाकलन शिक्षा श्री अरबिंदो हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। करें कि मानव मस्तिष्क प्रप्रांतरण जे कृष्णमूर्ति हैं। अनुभववाद जॉन डेवी हैं। इस तरह से बाल विहार किंडरगार्टन इम्पॉर्टेंट है, यह प्रोएबल है। उसके बाद कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, प्रकृति एकमात्र शिक्षक है, यह रूसो हैं। यह कौन है? ये रूसो हैं। इस तरह से जितने भी यहाँ पे ये दिए गए थे अवधारणा, उसके प्रतिपादक, यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछा भी जाता है कभी कभी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आइए अब किशोरावस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरावस्था, जैसा कि किशोरावस्था का अर्थ है पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यदि मन और व्यवहार में परिपक्व होने का समय है। यह उम्र नहीं है लेकिन एक मंच है। इसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष की होती है। मध्यमिक किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष की होती है। देरी से किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष होती है। फिर से इसे रिपीट करिए। जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो 10 से 12 वर्ष की होती है। जो माध्यमिक किशोरावस्था होती है वो 12 से 16 वर्ष की होती है। जो देर से किशोरावस्था होती है वह 16 से 19 वर्ष की होती है। संज्ञानात्मक की बात करें, संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक का तात्पर्य होता है जानना या समझना। विकिपीडिया प्राप्त जानकारी के अनुसार संज्ञानात्मक मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों पर समन्वयीकरण होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने 1967 में किया था। उसके बाद जीन पियाजे के द्वारा क्या करें कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण बातों को बताया, संगठन और अनुकूलन। जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य कितने बातें महत्वपूर्ण बताई? 2 बातें महत्वपूर्ण बताई। कौन कौन सी? संगठनात्मक और क्या? संगठनात्मक और अनुकूलन। जीन पियाजे ने क्या क्या करें कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। अगर पूछा जाए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में विभाजित किया, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथा है अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 18 वर्ष। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास क्या है? करें कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी मानव व्यवहार है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों में से ही बनता है। करें स्किनर के अनुसार क्या करें? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन तथा सीखने से है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो सीखने के प्रक्रिया से अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए क्या आवश्यक होते हैं। उसके बाद कोलेस्किन क्या कहते हैं? कोलेस्किन कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान है।
एलिस क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक रूप में व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। स्टीफन क्या कहते हैं, स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्या क्रमबद्ध अध्ययन है। जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट कहते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता, कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को माना जाता है। स्वयं देखते हैं, स्वयं प्रभा शिक्षण संस्थान। जो स्वयं प्रभा होता है, स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। नई सामग्री दिन में कम से कम 4 घंटे के लिए प्रसारित होगी और एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में मदद मिलेगा। चैनल यह BASAG गांधीनगर से संचालित किए जाएंगे। NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाएगी। वेब पोर्टल के रखरखाव की जिम्मेदारी का कार्य इन्फिसिनेट सेंटर का है। इस तरह से स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह 32 DTH चैनलों का समूह है। यह G15 सैटेलाइट से संचालित किया जाएगा। इसकी जो प्रसारण की कार्यवाही 4 घंटे की होगी, दिन में 5 घंटे दोहराया जाएगा और यह गांधीनगर से प्रकाशित किया जाएगा। मोक्ष देखते हैं, मोक्ष क्या है, तो मोक्ष का फुल फॉर्म मैसिव ऑनलाइन कोर्स होता है, मोक्ष का फुल फॉर्म। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री, जैसे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा का एक पद्धति है जो सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। करें कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी है। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट एवं संग्रहण करने वाली युक्तियां आती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा सार्वजनिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। इस तरह से UGC नेट के फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 वीडियो में पूरा समाप्त किया गया। आप इसे देख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अन्य यूनिट का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।